आज हम लेंगे मापन और मात्रक का भाग छठवां है ये। और इसमें मुख्यतः हम त्रुटियों का संयोजन, संदीर्घ अंक, सार्थक अंक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट में हमारा आ जाएगा ये, कौन सा आएगा? त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन कैसे होगा? तब तुम लोग जानते हो कि एक जो भौतिक राशि होती है वह अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यदि हम लें, अगर घनत्व निकालना है किसी वस्तु का, तब उसका द्रव्यमान लेंगे और उसका आयतन लेंगे। अर्थात अगर हम द्रव्यमान को मापते हैं और आयतन को मापते हैं, तब हम क्या माप पाएंगे? घनत्व माप पाएंगे। तब इस तरह से आयतन के मापन में और द्रव्यमान के मापन में जो त्रुटि होगी, उन त्रुटियों का जो सम्मिलित प्रभाव क्या होगी? घनत्व में होगी। तब इस तरह से हमें त्रुटियों को संयोजन करना पड़ेगा। तब इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, जब कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों के मापन में होने वाली त्रुटियां संयुक्त रूप से उस भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करती है। अब इसके आधार पर देखेंगे तब अब इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। तब मुख्यतः ये क्या होगा? योग में होगा। अर्थात एक भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग के रूप में प्राप्त होता है, या अंतर के रूप में, या फिर गुणा के रूप में, या भाग के रूप में, या घात के रूप में। तो इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। तो पहला लेते हैं योग में। तो योग में कहने का अर्थ क्या होगा? माना कोई जो भौतिक राशि जेड है वह ए और बी के योग के रूप में है, तब इसको हम क्या लिखेंगे? जेड बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ पर लेते हैं, यदि जेड में निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल जेड से दर्शाएं, ए व बी के निरपेक्ष त्रुटि को डेल ए व डेल बी पर दर्शाएं, तब डेल जेड क्या हो जाएगी? डेल ए व डेल बी पर निर्भर करेगी। तब इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर? तो जेड की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अगर हम इसको त्रुटि देखेंगे तब जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल या बराबर ए धन ऋण डेल ए, फिर धन बी धन ऋण डेल बी। इस तरह से इसका हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया? ए में भी त्रुटि है, प्लस माइनस हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं। बी में भी त्रुटि हो सकती है, उसको भी हम प्लस माइनस लिए हैं। अब आगे इस पर देखेंगे, तब इसको फैलाएंगे प्लस से अलग अलग, तब ए प्लस बी हमें मिल जाएगा जो जेड के बराबर है। इसीलिए अगर माइनस करते हैं इसको इससे, तब इस साइड का जेड कट जाएगा, इस साइड का ए भी कट जाएगा। तो प्लस माइनस डेल जेड बराबर मिलेगा प्लस माइनस डेल ए, फिर प्लस माइनस डेल बी। तब तो ये क्या होगा? त्रुटि मिल गया हमें, किसमें? डेल जेड मिला है, जेड में त्रुटि मिल गया। लेकिन अगर अधिकतम कहेंगे, तब निश्चित और निश्चित रूप से ए पर उत्पन्न त्रुटि और बी पर उत्पन्न त्रुटि, ये दोनों का योग होगा। इसीलिए अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी होगा। अब आते हैं अंतर में। तब इस पे लेते हैं, जो भौतिक राशि जेड है वह अन्य दो भौतिक राशियों ए व बी के अंतर के बराबर है। तब इसको क्या लिखेंगे? जेड बराबर ए माइनस बी। तब जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस डेल ए का त्रुटि हो गया, फिर माइनस है तो माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। अब इसको आगे हल करेंगे तब कितना हो जाएगा? इसको तो जोड़ते हुए लिख दिए। तो ये क्या हो गया? ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी। अब इसको हम खोलेंगे तब ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये डेल बी हो गया। आगे अब देखते हैं, तब ये इसको ए माइनस बी एक जगह ले लेते हैं यहाँ पर, तब ये प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं? घटाने पर किसको किससे घटाएंगे? जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी को। इसको घटाओ, तो इसको घटाओगे तब क्या आ जाएगा? ये इस साइड इसको घटाएंगे तो जेड चला जाएगा, यहाँ ये माइनस बी चला जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा? प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। अब ये चूंकि प्लस माइनस में है, तब अधिकतम लेंगे तब निश्चित रूप से प्लस में ही रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। इसीलिए डेल जेड बराबर आ जाएगा डेल ए
प्लस डेल बी। तो इस तरह से योग और अंतर दोनों स्थितियों में देखते हैं जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि होती है वह दोनों भौतिक राशियों के त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अब अगला लेते हैं हम गुणा में। गुणा में लेंगे तब लेते हैं कि माना भौतिक राशि z अन्य दो भौतिक राशि a और b के गुणनफल है, तब इसको z बराबर क्या लिख सकते हैं, a डॉट b अर्थात गुणा के रूप में लिख लिए। अब आगे इसी को अगर भिन्नात्मक त्रुटि निकालना है इसमें तो निरपेक्ष त्रुटि देखेंगे तब क्या हो जाएगा, z का निरपेक्ष त्रुटि के साथ लिखेंगे तब z प्लस माइनस डेल z बराबर, और a का लिखेंगे तब a प्लस माइनस डेल a डॉट b प्लस माइनस डेल b होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा है तो सबका गुणा करोगे तो a का b से गुणा कर दिए, फिर प्लस माइनस a का डेल b से गुणा कर दिए, फिर क्या करना है इसका इससे गुणा करेंगे। तो जैसे गुणा करते हैं तो इस तरह से राशि आ जाती है। अब इस स्थिति में हम क्या करना है, भाग देना है। किससे भाग दोगे, इससे, z इजकल टू a प्लस b से भाग देना है। तो इससे भाग देंगे तब क्या होगा, इसको इस साइड भाग देना है, तब ये क्या होगा, z से कट जाएगा तो 1 आया और डेल z अपान z बन जाएगा ये। इसमें a और b को a डॉट b से भाग देंगे तब 1 आएगा। अब इसमें a डेल b को a b से भाग देंगे तो a कट जाएगा और बचेगा क्या, b। ये डेल b है ना, इस बात को ध्यान रखना, ये b नहीं कटेगा, b को मत कटा देना यहाँ पर, है ना, क्योंकि a अलग है इसीलिए a कटेगा और b बचेगा। ठीक उसी तरह से इसमें b कटेगा और डेल a बचेगा, और इसमें कोई नहीं कटेगा क्योंकि ये डेल है, परिवर्तन है, ये त्रुटि है, तो इसीलिए डेल a बटे a डॉट डेल b बटे b आएगा। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, चूँकि डेल a बटा a, चूँकि डेल a त्रुटि है जो बहुत कम होती है और उसमें भौतिक राशि का भाग देंगे तब वो राशि बहुत छोटा हो जाएगा। उसी तरह से डेल b बटा b भी बहुत छोटा होगा। और हम जानते हैं कि दो अल्प राशियों का गुणनफल अति अल्प होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थोड़ा सा करके इसको दिखलाते हैं। मान लो 0.02 गुणित करना है 0.02, दो छोटे छोटे राशियों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, ये 0.0004 ऐसा आएगा। क्यों ऐसा आएगा ना, यस सर। तब यहाँ पर देखो ये इससे कितना छोटा हो गया, ये तो 100वां भाग था, ये 10,000वां भाग में चला गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल a बटे a गुणा डेल b बटे b, ये अति अल्प है, इसको छोड़ देते हैं और इधर ये 1 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल z बटे z बराबर प्लस माइनस डेल a बटा a प्लस माइनस डेल b बटा b होगा। तो इस तरह से डेल z बटे z मिल रहा है यहाँ पर, तब इसको हम क्या कहेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि। देखो इससे पहले हम निकाले थे वो निरपेक्ष त्रुटि था, यहाँ पर किसकी गणना कर रहे हैं, भिन्नात्मक त्रुटि की। तो z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल z बटे z बराबर क्या हो जाएगा, डेल a बटा a प्लस डेल b बटा b। अब हम आ जाते हैं भाग में, अर्थात कोई भौतिक राशि z अन्य भौतिक राशि a व b के भागफल है, तब इस स्थिति में z बराबर क्या होगा, a बटा b। अब यहाँ पर त्रुटियों को देखेंगे तब z की जो त्रुटि होगी उसको प्लस माइनस डेल z करेंगे तो बराबर a में जो त्रुटि के साथ लिखेंगे तब a प्लस माइनस डेल a होगा, और b के साथ जो त्रुटि रहेगी तब b प्लस माइनस डेल b होगी। इतना आ गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान से देखोगे, इस राशि से हम a को उभयनिष्ठ लेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, a डेल a है, इसीलिए बटा क्या लिखना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से b के लिए हम उभयनिष्ठ लेंगे तब अंदर में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल b बटा b। इतना हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, z बराबर a अपान b से भाग देने पर, अगर इससे हम भाग देते हैं तब क्या हो जाएगा, इसको हम भाग देंगे तब z से भाग देंगे तब ये 1 आ गया, ये बटा z लिखा गया। इसमें चूंकि a बटे b से भाग दे रहे हैं तो ये भी a बटा b है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो बचा है ब्रैकेट वाला पार्ट बचा है
इसीलिए यहाँ पर आएगा 1 प्लस माइनस डेल ए बटा ए, फिर बटा में आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी बटा बी। अब आगे यहाँ पर देखते हैं इसको, तब इसको तो ज्यों को त्यों लिखा गया है। अब इसमें ऊपर वाले पार्ट को ज्यों को त्यों लिखा गया है। अब ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, तब यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये घात -1 हो जाएगी। यहाँ पर घात +1 में है, लेकिन जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात -1 हो जाएगा। अब आगे इसको ज्यों को त्यों लिखना है, इसको ज्यों को त्यों लिखना है। अब यहाँ पर द्विपद प्रमेय का अगर हम अप्लाई करेंगे, नियम उपयोग करेंगे, तब जो घात रहता है ये सामने में इसका गुणा हो जाता है, तो -1 का गुणा करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट का पार्ट हो जाएगा ये माइनस, और इधर क्या हो जाएगा ये प्लस। अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तब क्या होगा, 1 से 1 गुणा इतना आ गया, 1 से इसका गुणा किए तो डेल ए बटा ए आ गया। फिर क्या करना है, इससे गुणा करेंगे 1 से तो माइनस प्लस डेल बी बटा बी आ गया। फिर इसका गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस से माइनस हो गया, और माइनस का प्लस से माइनस, इसीलिए यहाँ पर फाइनली माइनस लिख दिया गया है। और क्या आ जाएगा, डेल ए बटा ए इंटू डेल बी बटा बी। आगे इधर देखते हैं, तब जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, डेल ए बटा ए व डेल बी बटा बी अल्प है, अतः इसका गुणनफल भी क्या होंगे, अति अल्प होंगे, अतः इसको हम छोड़ देते हैं। तब इसको छोड़ देंगे तब प्लस माइनस डेल जेड बटा जेड बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस डेल ए बटा ए, फिर माइनस प्लस डेल बी बटा बी। तब अगर हम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की बात करते हैं, तब क्या आ जाएगा, ये इसको तो प्लस में ले लेंगे और इन दोनों का योग होगा। अधिकतम मतलब जोड़, अधिकतम कब आएगा, जब जोड़ेंगे तब, इसीलिए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कहेंगे। तब डेल ए बटा ए फिर प्लस डेल बी बटा बी, तो इस तरह से ये सूत्र मिल जाता है। अब हम देखते हैं घात में इन पावर, अर्थात इसका अर्थ है कोई भी जो भौतिक राशि जेड है वह अन्य भौतिक राशि के ऊपर घात के रूप में संबंध है। तब ऐसे स्थिति में देखेंगे, तब जेड बराबर क्या ले लिए, a2 पावर n, a की घात n। अब यहाँ पर त्रुटि के साथ लिखेंगे, तब जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल a, और इसके ऊपर क्या लगेगा, घात n। आगे इसको देखेंगे तो इसको जो को त्यों लिख देते हैं। यहाँ पर a को हम क्या निकालते हैं, उभयनिष्ठ कॉमन निकाला जाता है, तो पावर n के साथ निकलेगा, इसीलिए a2 पावर n आ गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस, और चूंकि यहाँ पर a राशि नहीं है इसीलिए डेल a बटे a लिख देते हैं। अब इस राशि को क्या करते हैं, z बराबर a2 पावर n से भाग देते हैं। इससे भाग देंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, इसके बटा z आ जाएगा। a2 पावर इसका इस साइड से भाग देना है, तो इससे a2 पावर n कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली मिलता है 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a2 पावर n। तब इसमें भी हम द्विपद प्रमेय का अगर उपयोग करेंगे, तब ये जो n है ये यहाँ पर गुणा के रूप में आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड बटा जेड बराबर 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a। अब यहाँ पर आगे इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, प्लस माइनस डेल जेड बटा जेड बराबर प्लस माइनस n इंटू डेल a बटा a। अब इसको हम मैक्सिमम की बात करते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तब डेल जेड बटा जेड बराबर क्या होगा, n डेल a बटा a। इस सूत्र से ये हमें पता चलता है, अगर कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशि के घातांक के रूप में संबंधित है, तब निश्चित और निश्चित रूप से उस भौतिक राशि का जो त्रुटि आएगा, जितनी घात है उतना गुना हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है त्रुटि ऐसे स्थिति में। अब आगे लेते हैं यहाँ पर व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में जैसे कोई भी भौतिक राशि घात में भी है, गुणा में भी है, भाग में भी है, तब ये एक व्यापक सूत्र कहलाता है यहाँ पर। तब व्यापक सूत्र को हम देखते हैं, यदि z बराबर a2 पावर p b2 पावर q अपॉन c2 पावर r इस रूप में संबंधित है, तब ऐसे स्थिति में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल जेड अपॉन जेड इक्वल p इंटू डेल a अपॉन a प्लस q इंटू डेल b अपॉन b प्लस r इंटू डेल c अपॉन c, इस तरह से होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे संयोजन होता है। उदाहरण लेते हैं हम, एक छात्र किसी घनाकार वस्तु है का घनत्व निकालने के लिए
घन के द्रव्यमान को 5 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, अर्थात ये त्रुटि है ये, तथा घन के भुजा को 10 धन ऋण 0.02 सेंटीमीटर का मापन करता है। इस तरह से वो त्रुटि के साथ मापन करता है। अब इसमें घनत्व में कितना भिन्नात्मक व प्रतिशत त्रुटि होगी, तब इसको हल कैसे करेंगे। तो चूंकि घनत्व द्रव्यमान और आयतन में निम्न संबंध होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डी से दर्शाएं तो डी लिख सकती हैं, द्रव्यमान को एम बटा, यदि घन की जो भुजा है उसको ए लिखेंगे तो घन का आयतन क्या होता है, एका त्रिघात। तो इस तरह से डी बराबर एम बटा एका त्रिघात मिल जाता है। तब यहाँ पर क्या दिया है, एम का मान 5 और डेल एम का मान क्या लेंगे 0.01। यहाँ पर ए का मान 10 दिया है और डेल ए का मान 0.02 हुआ है। तब इसके लिए अगर सूत्र निकालेंगे तब डेल डी बटे डी अर्थात अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि बराबर कितना हो जाएगा, डेल एम बटे एम प्लस, चूँकि यहाँ पर ए की त्रिघात है तो 3 हो गया, इंटू डेल ए बटा ए आएगा। अब इन सब के मान को रखेंगे इस तरह से 0.01 अपान 5 प्लस 3 इंटू 0.02 अपान 10, और आगे इसको हम गणना करेंगे। तो आगे गणना करेंगे तब ये इस तरह से राशि आ जाती है, और फाइनली हमें डेल डी अपान डी बराबर मिलता है 0.08 अपान 10। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो भिन्नात्मक त्रुटि हमें मिलेगा 0.008। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। साथ ही इस प्रश्न में प्रतिशत त्रुटि भी पूछा गया है। तो चूंकि आपको परिभाषा में दिया गया है कि भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में दर्शाएं, तो वो प्रतिशत त्रुटि कराती है। इसीलिए भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करेंगे, गुणा 100 करके प्रतिशत लगा देंगे, तभी प्रतिशत त्रुटि के बराबर हो जाती है। इसीलिए 0.008 इंटू 100 करेंगे, 100 करेंगे, तब आ जाएगा ये 0.8%। अब लेते हैं हम संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। तो संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक क्या है। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट यंत्र के द्वारा, तो यंत्र के द्वारा जो मापते हैं तब उसमें जो भी पाठ्यांक आता है उसको उसके अल्पतमांक की श्रेणी में लिखते हैं। तब उसका जो लास्ट अंक होता है, जैसे यहाँ पर किसी वस्तु की लंबाई को हम 5.12 मीटर लिखे हैं, तब यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है 2, ये क्या है, अनिश्चित अंक है। क्योंकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मापेगा तब इसको 3 भी ला सकता है या 1 भी ला सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम किसी तार की त्रिज्या स्क्रू गेज से मापें तब रीडिंग इस तरह से मिलेगा 0.015 सेंटीमीटर। तब कोई दूसरा व्यक्ति मापेगा तब इसको 6 ला सकता है या फिर 4 ला सकता है। तब इस तरह से हम देखते हैं कि जो लास्ट पाठ्यांक होता है वो क्या रहती है, अनिश्चित होती है। तब ऐसे अंक को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित अंक या संदिग्ध अंक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा, जब किसी माप को किसी मापन यंत्र की यथार्थता की सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप के अंतिम अंक को संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। अब लेते हैं सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या है, तब किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। ध्यान में रखना, अगर किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तब उसको एक निश्चित संख्या में लिखते हैं। तो उस संख्या में लिखने के लिए हम अंकों का उपयोग करते हैं। तो जितना अंक उपयोग करते हैं उन अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। उदाहरण के लेते हैं, किसी वस्तु की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, इस तरह से ये लिख रहे हैं। तो हमने कितना अंक का उपयोग किया, 4 और 5, 2 अंक का उपयोग किए। तो इसमें क्या हुआ, सार्थक अंक 2 है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान 215.6 ग्राम है। अगर हम किसी यंत्र से मापते हैं, इस तरह से पाठ्यांक आता है, तब इस जो वैल्यू है, परिमाण है, इसको लिखने के लिए हमने कितना अंक का उपयोग किए, 4 अंक का। तब इसमें क्या है, सार्थक अंक 4 है। तो इस तरह से हम सार्थक अंक में ही किसी भौतिक राशि की परिमाण को व्यक्त करते हैं।
अब आगे यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितना है, इसके लिए कुछ नियम है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो पहला है यहाँ पर दशमलव का स्थान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात किसी संख्या को हम बदलना चाहते हैं, दशमलव को इधर उधर करना पड़ेगा, तब उस स्थिति में सार्थक अंक उतना का उतना रहेगा। दूसरा नियम है, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं, मतलब पठ्यांक लिखते हैं, तब अगर दो संख्या आ रहा है, वह मतलब शून्य नहीं आए, उसके बीच में जितने भी शून्य रहेंगे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे, उसको गिनना है सार्थक अंक में। तीसरा नियम है इसका, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, आपके जो बाईं ओर रहेंगे सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखोगे, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, आप जो देखते हैं उसका जो लेफ्ट साइड है वो सभी जो शून्य है सार्थक अंक नहीं होंगे। मान लो हम इसको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर लेते हैं, मान लो लिखिए 0.025 ऐसा लिखा गया है, तो ये जीरो क्या है, हमारे बाईं ओर है, इसीलिए सार्थक अंक में नहीं आएगा। तो सार्थक अंक कितना हो गया इसमें, 4, सार्थक अंक कितना हो गया, 4। लेकिन इसी को अगर कोई संख्या है, इस तरह से अगर आपको 2.500 लिख रहा है, ऐसे अगर तो कोई पठ्यांक मिला है, तब इसमें शून्य को गिनना है, तो सार्थक अंक इसमें 0.024 है, तो इसमें सार्थक अंक कितना रहेगा, 2 रहेगा। ये इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसको नहीं गिनना है, तो 2 अंक का उपयोग किया तो 2 आएगा। लेकिन अगर ऐसा है 2.500, तब ऐसे स्थिति में सार्थक अंक कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, क्योंकि इसको गिनना है। हम उसकी सीमा तक लिखे हैं, मतलब ये जो पठ्यांक है हो सकता है स्क्रू गेज के द्वारा मापा गया है, जो क्या करता है, लास्ट तीसरा अंक तक रीडिंग देता है, पठ्यांक देता है, अर्थात ये भी क्या होगा, सार्थक अंक में आएगा। तो इसी बात को यहाँ पर बतलाया गया है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, किंतु दाईं ओर अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। इसके बाद आगे है, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। ध्यान रखना, दशमलव रहित संख्या की बात करेंगे तब दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। हाँ, लेकिन यदि संख्या माप मेजरमेंट से प्राप्त होती है, तब दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। इस को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए दिया गया है एग्जाम्पल। मान लो कोई भी संख्या दिया गया है, ये कितना दिया गया है, ये 13,200 है, तो में सार्थक अंक कितना है, 3 है। सिंपल यदि अंक कहेंगे तब, क्योंकि इस जीरो को नहीं गिनना है यहाँ पर। लेकिन अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान 13,200 किलोग्राम है, ऐसा अगर कहें, तब क्या हो सकता है, ये सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि इस जीरो को भी गिनना है। क्योंकि जैसे हमने इससे पहले अनिश्चित अंक में बताए हैं, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान 13,200 किलोग्राम है, तो हो सकता है 13,201 भी हो सकता है, या 13,199 भी हो सकता है। इसीलिए ये सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। अगला पॉइंट में हम आगे बढ़ते हैं, यदि संख्या को 10 की घातांक में व्यक्त किया जाता है, तो 10 और उसकी घात सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। तब याद रखना, अगर मान लो हम कोई अंक दिए हैं 2.5 × 10⁵, तब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 2 ही होंगे, सार्थक अंक 2। इसको ध्यान में रखना। अब आगे यहाँ पर आए, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंक की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब इसको ध्यान में रखना, हम किसी भी जो मापन में दिया गया है उसको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर बदल कर लिखें, तो पर भी सार्थक अंक उतना का ही उतना रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि 10 की घातांक के रूप में उसको लिख सकते हैं, 10 की घातांक के रूप में लिखते हैं, उसको नहीं गिनते। ठीक है, तो सार्थक अंकों के लिए ये नियम है, इसको अच्छे से समझना। अब आगे हम लेते हैं संख्याओं का निकटतम।
संख्याओं का निकटतम क्या है। आजकल तुम लोग कैलकुलेटर का उपयोग करते हो, भाग देते हो तो दशमलव के बाद बहुत सारे अंक आ जाते हैं, लेकिन सभी अंक को लिखना नहीं रहता। इसीलिए क्या होता है, आपको कैलकुलेशन में अर्थात मापन में जितने दशमलव के बाद अंक दिए रहते हैं तब गुणा भाग करने के पश्चात भी उतने में ही लिखना है। तो इसमें उतने अंक वाला निकटतम अंक कैसे प्राप्त करें, तब इसके लिए हम एक उदाहरण से इसको समझा रहे हैं। मान लो कोई भी संख्या है 3.156, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। अगर इसको हम दशमलव के बाद 2 अंक में अगर बदलें तो इस अंक को छोड़ना पड़ेगा लास्ट अंक को, और चूंकि ये 5 से बड़ा है इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसके पहले वाले अंक जिसको लिखेंगे उसमें एक वृद्धि कर देते हैं, तब कितना हो जाएगी 3.16। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देते हैं 3.155 है, तब चूंकि ये 5 है इसको छोड़ रहे हैं, 5 है इसको छोड़ रहे हैं, और उसके बाद वाला ये 5 विषम है, तो इसीलिए इसमें एक वृद्धि करके सम में लिखेंगे, तब इसका भी मान कितना आएगा 3.16। लेकिन अब आगे यहाँ पर लेते हैं 3.145 है, यहाँ पर भी 5 है लेकिन इसको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले वाला जो है ये अंक क्या है, सम है, तब इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, इसीलिए 3.14 आएगा। आगे यहाँ पर लेते हैं 3.144, तब ये क्या है 4 है, तो 4 को छोड़ते हैं, मतलब 5 से छोटे संख्या को छोड़ते हैं, तब इधर कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसीलिए 3.14 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर 3.152 है, तो इस 2 को छोड़ेंगे तब इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो 3.15। तब इतने नियम से आप जितने भी अंक है उसको निकटतम मान में बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पीरियड में।